हेलो, वेलकम टू करियर पावर सोनीपत ब्रांच। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए 10 अगस्त तक के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो करंट अफेयर की वेटेज है वो 50% है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, उसमें से 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए, तो इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा करंट अफेयर हो जाते हैं कि उनको याद करना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी मुश्किल को मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और इसके बाद बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा करंट अफेयर के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है सोनीपत ब्रांच के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के सेक्शन की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सीधा सा क्वेश्चन ये है, यूपीएससी का नया चेयरमैन किससे अपॉइंट किया गया है? तो यूपीएससी का जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वो है प्रदीप कुमार जोशी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रदीप कुमार जोशी। अब यूपीएससी का चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार जोशी, ये आपको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसी मुश्किल को आसान बनाना मेरा काम है। तो आप मुझे ये बताइए, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का एग्जाम हुआ और 2019 में जो रिजल्ट आया है, 2019 के एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, इसमें टॉप किसने किया है? याद आ गया होगा, प्रदीप सिंह मलिक। प्रदीप सिंह मलिक ने 2019 के एग्जाम में टॉप किया है, ये टॉपर है। तो आपके लिए याद करना आसान हो गया है, क्योंकि इनके नाम में भी प्रदीप है और टॉपर के नाम में भी क्या है? प्रदीप है। चीजों को इंटरलिंक कीजिए, इंटरलिंक करते हैं जब चीजों को, तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये मेरे लिए भी एक प्राउड की बात है कि प्रदीप सिंह मलिक जो मेरी ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर इनके विलेज की मैं बात करूं तो विलेज क्या है? तेवरी। तेवरी विलेज से बिलोंग करते हैं, तेवरी गांव से बिलोंग करते हैं प्रदीप सिंह मलिक। और जो सोनीपत है वो एजुकेशन सिटी के नाम से जानी जाती है पूरे देश के अंदर। तो एजुकेशन सिटी से ही है टॉपर, जिनका नाम है प्रदीप सिंह मलिक। अब जो प्रदीप सिंह मलिक हैं वो आपको मोटिवेट करेंगी कि अगर प्रदीप सिंह मलिक टॉप कर सकते हैं तो आप एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर सकते हैं। और प्रदीप कुमार जोशी जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक स्टोरी क्रिएट हो गई आपके दिमाग में और चीजें भी आपको याद हो गई हैं। यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। प्रदीप कुमार जोशी किसकी जगह लेंगे? अरविंद सक्सेना की। इनसे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। तो अरविंद सक्सेना अब आपके काम के नहीं है, अरविंद सक्सेना को याद नहीं रखना है, केवल और केवल किसको याद रखना है? प्रदीप को याद रखना है। प्रदीप टॉपर हैं और प्रदीप चेयरमैन के नाम में भी आते हैं। मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020-21 के जितने भी एग्जाम होंगे, सभी एग्जाम में ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। तो किसे अपॉइंट किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को इंडिया के नए कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब ये कैग होता क्या है? देखिए, कैग एक डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कहीं पर भी कोई घोटाला होता है तो उसका पर्दाफाश करता है। जैसे जो कांग्रेस सरकार है उसके टाइम में, कांग्रेस सरकार के टाइम में 2G घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जो कोयला घोटाला हुआ था, उनका जो पर्दाफाश किया था वो किन्होंने किया था? कैग ने किया था। उस टाइम पे कैग कौन थे? विनोद रॉय थे। और विनोद रॉय उस टाइम पर बहुत ज्यादा छा गए थे, चारों तरफ विनोद रॉय रहता था, ठीक है। विनोद रॉय 11वें नंबर के कैग थे, और अब जो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं ये 14वें नंबर के, 14th नंबर के बने हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाया जा सकता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो कैग के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वो किस नंबर के बने हैं?
तो आप याद रखेंगे 14वें नंबर के बने हैं। और कैग का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कैग को कब फाउंड किया गया था? 1858 में फाउंड किया गया था, लेकिन ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरीश चंद्र मुर्मू कब अपॉइंट हुए हैं? 8 अगस्त को अपॉइंट हुए हैं। हिंदी में क्या कहते हैं कैग को? नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक। ये क्या करते हैं? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी घोटाला होता है तो उसका पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, क्या याद हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू को याद कैसे करें भाई? ये भी एक दिक्कत की बात है। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए ना। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं, ये मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो उस टाइम पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नरेंद्र मोदी के, वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। सीधी सी बात क्या हुई कि नरेंद्र मोदी के बहुत ही विश्वसनीय पर्सनों में से एक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी के बिल्कुल चहीते और पास के पर्सन है गिरीश चंद्र मुर्मू। पर्सनल सेक्रेटरी या मैं कहूं प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू नरेंद्र मोदी के जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो बहुत ही पास के पर्सन थे। तो इनको लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जब धारा 370 को हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। और अभी 5 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से जम्मू कश्मीर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके लिए कोई और जगह फिक्स कर दी। और फिक्स क्या कर दी? कैग बना दिया इनको। देखिए, पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद इनको जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, उपराज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया, और अब तीसरे नंबर पर इनको कैग के रूप में अपॉइंट किया दिया गया है। कंट्रोलर, कई बार कैग की फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके एग्जाम में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को अपॉइंट कर दिया गया। मेरे हिसाब से अब आपको इनका नाम याद हो गया होगा और अब इनको बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। तो 5 अगस्त को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जम्मू एंड कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। तो वहां पर भी कोई पर्सन नया अपॉइंट किया गया होगा, तो किसे? अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो भी, कि किसे जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा मनोज सिन्हा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर के। तो नियुक्त में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। फिर जब हमने बात की थी कि नरेंद्र मोदी के जब सीएम थे, लेकिन अब तो पीएम है नरेंद्र मोदी, और पीएम नरेंद्र मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी या मैं कहूं कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी किसी की नियुक्ति की गई है। उनका नाम क्या मुझे बता सकते हैं? हाँ, उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो तीसरा क्वेश्चन ये था हमारा, नियुक्त में से किसे नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है नरेंद्र मोदी के। तो ये 3-4 क्वेश्चन इंटरलिंक थे, तो इनको याद करना है। और इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैग के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में 100% आएगा, लो अब गारंटी ले ली मैंने। जो कैग है वो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू आपको टिक करके आना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके नए एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरदयाल प्रसाद। अब हरदयाल प्रसाद कौन है? जो एसबीआई कार्ड कंपनी है, जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है, उसके हेड थे हरदयाल प्रसाद। और अब इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हरदयाल प्रसाद भी। अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूंगा पीएनबी के बारे में।
देखिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में क्या डिफरेंस? पंजाब नेशनल बैंक है वो तो बैंक है जिसमें आपके अकाउंट भी हो सकते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव, एस एस मल्लिकार्जुन राव। जो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसके एमडी सीईओ कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव है। और पीएनबी बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं भरोसे का प्रतीक। टैगलाइन का मतलब क्या होता है? पंच लाइन, जो उसके लोगों के नीचे लिखी होती है। तो क्या पीएनबी बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक ही है? मैं आपको यहां पर ये छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं। तो भाई पीएनबी बैंक अलग है और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो पीएनबी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो नियम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, बिजनेस अलग अलग हो जाते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या करती है? हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, क्लियर है। और पीएनबी बैंक है जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। दोनों के एमडी सीईओ अलग हैं। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एमडी सीईओ कौन है, और वहां पर आप पीएनबी बैंक के एमडी सीईओ को टिक करके आ जाओ तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज मैं क्लियर करना चाहता था। और दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर ही है। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो एमडी सीईओ है वो हरदयाल प्रसाद हैं, और पीएनबी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव है, ठीक है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो टैगलाइन है वो अलग है। वो क्या है? बात घर की, बात घर की। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो घर की तो बात करेगी, बात घर की। और पीएनबी बैंक की टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, भरोसे का प्रतीक। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और हरदयाल प्रसाद कौन है? जो हरदयाल प्रसाद हैं वो पहले एसबीआई बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई कार्ड, उसके हेड थे। 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख लेना मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी, ठीक है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और किस राज्य के दानापुर के बीच चलेगी? तो यहां पर क्वेश्चन को कई तरीके से फ्रेम करके पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से और बिहार, यहां पर क्या आएगा? बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। पहली किसान रेल है, ठीक है, नाम याद रखना पहली। जहां पर भी जिस क्वेश्चन के अंदर भी पहली आ जाएगा, पहला आ जाएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच में चली है तो आप क्या आंसर देंगे? महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए किन 2 शहरों के बीच चली है तो देवलाली और दानापुर के बीच में, देवलाली और दानापुर। और देवलाली कहां पर है? नासिक में है। क्लियर हो जाएगी ये बातें, ठीक है। अब यहां से जो महाराष्ट्र से बिहार की तरफ जो भी फल फ्रूट और जो मिल्क प्रोडक्ट्स जाते थे वो खराब होने से बच जाएंगे। और ये एक इंटरवल के बेसिस पर चलेगी, वीकली बेसिस पर चलेगी, भाई वीक में इस दिन जाएगी, डेली नहीं चलेगी ये, ठीक है। जो किसान रेल है ये डेली नहीं चलेगी, इसका दिन फिक्स होगा, ठीक है। तो आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि पहली किसान रेल है वो कहां से कहां चली है। तो देवलाली से दानापुर के बीच में चली है। देवलाली नासिक में है और नासिक महाराष्ट्र में है, और दानापुर बिहार में है, याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है? न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस केंद्र शासित प्रदेश ने, किस यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी
न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इसके अंदर क्या है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं, कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा होता है भाई, जिन पर येलो कलर की प्लेट लगी होती है, नंबर प्लेट लगी होती है, तो उससे पहचान जाओ। जैसे ओला में जितनी भी आपको व्हीकल जो गाड़ियां मिलेंगी, कार मिलेंगी, वो सारी किस कलर की मिलेंगी, येलो कलर की नंबर प्लेट मिलेगी उनकी, तो उनको कमर्शियल व्हीकल कहा जाता है, जिनकी येलो कलर की नंबर प्लेट होती है। तो अगर कोई भी आप कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं जो कि बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। उस पर क्या इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी आपको, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, कोई भी रोड टैक्स नहीं देना, और साथ में जितने अमाउंट की आपने खरीदी है उस पर लगभग 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट प्राप्त होगी या सब्सिडी प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कोई कार 5 लाख की है तो उसमें 1.5 लाख आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है या सब्सिडी मिल रही है। ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। याद हो जाएगा। तो यहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, तो क्या हो जाएगा आंसर, दिल्ली ने स्टार्ट की है। पॉल्यूशन जहां ज्यादा होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ाए जाएंगे, इससे अंदाजा लगा लो। तो दिल्ली पर भी तुक्का लगा सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। अब यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। जैसे ये तो एक यूनियन टेरिटरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी होगी, ऐसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि नरेंद्र मोदी की भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जिसका नाम है फेम। याद रख लेना भाई, क्या नाम बता रहा हूं मैं, फेम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और ये जो फेम है आपके एग्जाम में कई बारी पूछी जा चुकी है। क्या पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फेम स्टैंड फॉर, फेम किससे रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फेम किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड है। और फेम की फुल फॉर्म क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मैं लिख भी देता हूं, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। फास्टर अडॉप्शन का मतलब क्या है, जल्दी से इसकी तरफ भागना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना, खरीदना, बेचना, फास्टर अडॉप्शन कि मार्केट में लोग हाथों हाथ ले इन व्हीकल्स को, ठीक है, इनकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फास्टर तरीके से ही मैन्युफैक्चरिंग हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, हाइब्रिड का मतलब क्या है भाई, आजकल पेट्रोल डीजल से चलते हैं तो साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चले, ठीक है, बैटरी से भी चले, ठीक है, सोलर एनर्जी से चले, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के व्हीकल्स। क्लियर है। तो फेम की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और फेम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड है, ये दो चीजें याद रखनी है। इतना ही इंपॉर्टेंट न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ दिल्ली है और इतनी ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा पूछी जाती है। और ये फेम तो कभी भी पूछ ली जाती है, कई सालों से 2015 से पूछते आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, फेम को अलग अलग एग्जाम में 2015 से पूछते आ रहे हैं, 2014-15 से। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बमबारी की सालगिरह का प्रतीक है। मतलब सीधा सा ये है कि हिरोशिमा पर किस दिन जो परमाणु बम है वो गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को जो 6 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। याद हो जाएगा। और किस नाम से गिराया गया था, लिटिल बॉय के नाम से। जो उस बॉम्ब का नाम क्या था, लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को
6 अगस्त को गिराया गया था बॉम्ब, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय। हिरोशिमा के साथ नागासाकी, नागासाकी पर भी बॉम्ब गिराया गया था। इस पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। और इस पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन। इसका नाम क्या था? फैट मैन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए बम के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है कि उस दिन बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई थी। और ये बम किसने गिराए थे? ये बम आपके अमेरिका ने गिराए थे। क्लियर हुआ? याद रखना है। इन बम के नाम पूछे जाते हैं, फैटमैन और लिटिल बॉय। पूछा जाता है लिटिल बॉय कब गिराया गया था और किस शहर में गिराया गया था। अच्छा, ये हिरोशिमा और नागासाकी कहां पर है? ये तो मैंने आपको बताया नहीं। जापान। मेरे हिसाब से आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, जापान में। ठीक है, लिटिल बॉय 6 अगस्त को और फैटमैन 9 अगस्त को। ठीक है, जो फैट है बड़ा है तो बड़ी डेट को इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, और जो छोटा है छोटी डेट को लिटिल बॉय। ठीक है, बॉय में क्या आता है? देखो बॉय को कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं? BOY। लेकिन जो बी है ये मुझे 6 की तरह नहीं लग रहा, तो इस तरीके से याद रख लो 6 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे के रूप में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जो हथकरघा बुनकर होते हैं, जो हाथ से बने प्रोडक्ट बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को सम्मान देने के लिए और उसमें काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नेशनल हथकरघा दिवस और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर साल किस सप्ताह के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? हर साल पूरे विश्व के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में कौन सा सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 अगस्त से 7 अगस्त के रूप में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है इसी से रिलेटेड, विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था? विश्व ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानेट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। थीम भी आपसे पूछी जाती है डेज की, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे समूचे देश के अंदर बनाई गई? सीधा सा क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में क्या है? 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 78 साल हो गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन को हिंदी में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये हर साल 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इस साल इसको 78 साल पूरे हो गए हैं, तो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसी को अगस्त क्रांति दिन के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर, किस अनुभवी बैंकर के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? अब आपको मेरे हिसाब से ये हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूं और फिर इसका आंसर बताता हूं।
तनावग्रस्त संपत्तियां, परिसंपत्तियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। एनपीए क्या होता है? जब आप बैंक से लोन ले लेते हैं और 90 दिन तक उस पर कोई भी रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो 90 दिन के बाद बैंक उसको तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में रखना स्टार्ट कर देता है, या मैं कह सकता हूं कि डूबने वाली संपत्तियों के रूप में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एनपीए। एनपी स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसकी कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आती है, जान लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहां पर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आप किसी बैंक से लोन ले लेते हैं और 90 दिन तक उस लोन पर कोई भी रीपेमेंट नहीं करते हैं बैंक को, तो 90 दिन के बाद बैंक उसको एनपीए कहना स्टार्ट कर देता है, उसी लोन के अमाउंट को एनपीए कहना स्टार्ट कर देता है। तो अब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों ने लोन लिया हुआ था ऑलरेडी और वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो इस हिसाब से बैंकों ने जितने लोन दिए थे उसमें से मोस्टली एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का हेड किसे अपॉइंट किया है कि जो एनपीए से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं इनको सुलझाने में मदद करेगा, आपको सुझाव देगा। तो एनपीए के समाधान के लिए जो सुझाव देगी कमेटी, उस कमेटी के हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? केवी कामत कमेटी। केवी कामत कौन है? एक अनुभवी बैंकर हैं, काफी एक्सपीरियंस बैंकर हैं, और ये सबसे पहले आपके एनडीबी के हेड भी रह चुके हैं। अब एनडीबी स्टैंड फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना करते थे। ब्रिक्स बैंक, ठीक है, 5 देशों का बैंक है। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, 5 देशों का बैंक के रूप में भी जानते थे। उसके हेड रह चुके हैं 2014 में केवी कामत। तो केवी कामत एक बैंकर है, ठीक है, बैंकर हैं, सीनियर बैंकर हैं। तो इनको आरबीआई ने एनपीए के रेजुलेशन के लिए एक कमेटी बनाई है, उसके हेड के रूप में अपॉइंट किया है। तो अब आपसे यहां से एक सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आरबीआई ने एनपीए के रेजुलेशन के लिए 2020 में कमेटी बनाई है, उसके हेड कौन है? तो कौन है? केवी कामत कमेटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर वेटरन, ठीक है, वेटरन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध वेटरन बैंकर केवी कामत टू सजेस्ट द फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्टेट इशू। इसका मतलब क्या हुआ? कोविड-19 के दौरान जो लोन्स एनपीए हो गए हैं उनके रेजुलेशन के लिए एक कमेटी बनाई है आरबीआई ने। उस कमेटी के हेड कौन है? केवी कामत। भाई मैंने काफी बार समझा दिया है, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था। आगे आएगा ब्रिक्स का जिक्र, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया था एनडीबी 2014 के अंदर, और केवी कामत को हेड बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, एक बहुपक्षीय मल्टीलेटरल, ठीक है, सैन्य अभ्यास, ठीक है, सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जो रूस के अस्त्राखान में आयोजित की जाएगी। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का मतलब क्या है? मल्टीलेटरल आर्मी एक्सरसाइज रूस के अस्त्राखान में आयोजित की जाएगी। उस एक्सरसाइज का आपको नाम बताना है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कवकाज। क्या नाम है? कवकाज। कवकाज रसिया की खुद की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और कवकाज क्या है? ये एरिया का नाम है, जगह का नाम है कवकाज, ठीक है, जहां पर रसिया का कुछ पोर्शन आता है कवकाज में, ठीक है। तो मल्टीलेटरल बहुपक्षीय का मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। आपको डिफेंस एक्सरसाइज का तो पता ही होगा। डिफेंस एक्सरसाइज क्या होती है? जब बहुत सारे देश मिलकर
एक एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, उसको डिफेंस एक्सरसाइज कहा जाता है। और मल्टीलैटरल का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा देश इसमें शामिल होते हैं। तो रूस अपने देश के अंदर ही एक एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री की है, जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया ने रूस की किस मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कवकाज। ये कहां पर आयोजित हुई, रसिया के अंदर, आपके कहां पर आयोजित हुई, अस्त्राखान में, अस्त्राखान में। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है, अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है नीना रॉय और इनकी ये पुस्तक नवंबर 2020 तक पब्लिश हो जाएगी, नवंबर 2020 तक, अमेजिंग अयोध्या। इसके अंदर अयोध्या के बारे में सारी पुरानी चीजें बताई गई हैं, राम सीता के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गूगल के साथ अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद गूगल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इन द स्टेट, और ऐसे करने वाली पहली स्टेट बन गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में आई है, उसको, उसका मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, या जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो उसके हेड थे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। इसरो स्टैंड फॉर, इसरो, इसरो की फुल फॉर्म बताइए भाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो के कस्तूरी रंगन, an Indian space scientist who has played a crucial role in the drafting the new education policy 2020। नई शिक्षा नीति को का जो मसौदा तैयार किया है वो किन्होंने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन की कमेटी ने। और उस कमेटी के हेड कौन थे? के कस्तूरी रंगन। और ये कौन है? इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और जाहिर सी बात है साइंटिस्ट तो होंगे ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस ऐप का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन में देरी और तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए लंबे समय का जो इंतजार करना पड़ता था उसको दूर करने के लिए लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च द ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, जिसको OHE भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऐप विच विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द ट्रेन डिले एंड लॉन्ग वेट ड्यू टू टेक्निकल स्लैक। भाई देखिए, जो वायर होती है ट्रेन के सामने, जो इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनके सामने जो वायर होते हैं, कई बारी वो टूट जाती हैं या उनमें कोई खामी आ जाती है, तो इस तरीके से बीच में ही ट्रेन रुक जाती थी और घंटों का इंतजार करना पड़ता था, कोई अपडेट नहीं रहती थी। अब क्या होगा, एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, ठीक है। इस ऐप की मदद से क्या होगा, इस ऐप के अंदर जीपीएस की जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प ली जाएगी और कहीं पर भी कोई भी तार में, वायर में कोई खामी है तो उसका ऑलरेडी पता लगा दिया जाएगा और ट्रेन के माध्यम से उसका फोटो आगे भेज दिया जाएगा और इस ऐप पर भेज दिया जाएगा, ताकि संबंधित डिपार्टमेंट को पहले ही पता लग जाए कि कहां पर कोई किसी वायर में खराबी है, ताकि उसको ठीक किया जा सके और चेंज किया जा सके। जो बहुत ज्यादा आपको समय का इंतजार करना पड़ता था, अब उसका इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर सीधा फोटो रिसीव हो जाएगा कहां पर क्या खामी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आप सिंपल सी बात समझिए,
जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो कि सबसे पहला पेमेंट बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर भी आपके न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का। इस बैंक ने जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी शॉप्स में मान लो कभी आग लग जाए, कभी चोरी हो जाए, किसी वजह से कोई भी नुकसान हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, जिसका नाम है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी, जिसके अंदर 2 लाख से 25 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। तो ये पॉलिसी प्रोवाइड कराने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर द स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बैंक्स रिटेल एंड मर्चेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप तुक्के से भी आंसर दे सकते थे। तुक्के से कैसे आंसर देंगे, मैं आपको सिखाता हूं, आपको चीजें इंटरलिंक करनी आनी चाहिए। एयरटेल जो कंपनी है, एयरटेल जिसके आप सिम यूज करते हैं, उसी ने एयरटेल पेमेंट बैंक बनाया है। और जो एयरटेल कंपनी है वो किसकी है, वो भारतीय ग्रुप की है। और भारतीय ग्रुप ने ही एक इंश्योरेंस कंपनी बना रखी जिसका नाम क्या है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई अपनी ही भाई बहन से तो ये इंटरलिंक करेंगे ना, दूसरे के बाद तो बाद में ही जाएंगे। तो एयरटेल की कंपनी ही एयरटेल के साथ टाई अप करेगी। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटर्स को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उनका नाम बताना है। तो WTF स्पोर्ट्स ने किन 2 क्रिकेटर्स को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। हरमनप्रीत कौन है? ये आपकी फीमेल क्रिकेटर की कैप्टन है, फीमेल क्रिकेट टीम है जो उसकी कैप्टन है। और सुरेश रैना को आप ऑलरेडी जानते हो, ये इंडियन क्रिकेटर है, मिडिल बैट्समैन है ये, ठीक है। स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स हैज अपॉइंट द क्रिकेटर्स हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार अजय त्यागी को बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? सीधा सा क्वेश्चन ये है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टेन्योर है, पहले ही बढ़ाया गया था, अब फिर से बढ़ा दिया गया है। कितने दिन का बढ़ा दिया गया है? 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब क्या है? 1.5 साल। तो सीधा क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सेबी के चेयरमैन कौन है। बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी के चेयरमैन कौन है। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और अजय त्यागी का 18 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। बस इतनी चीजें याद कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय का मतलब क्या था? पर्सनल मिनिस्ट्री, जो अपॉइंटमेंट्स करती है। ठीक है, जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक जिनका नाम क्या है भाई? जिनका नाम है यतीश यादव द्वारा एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है, एक बुक का नाम जिसका नाम है रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। ये बुक किसने लिखी है? तो यतीश यादव ने। रा किसके लिए स्टैंड करता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ, किस नेशनल बैंक ने, कहां के नेशनल बैंक ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस के फिनाकल कैश मैनेजमेंट सूट का चयन किया है? तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन के बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से
डिजिटल रूप में बदलने के लिए इन्फोसिस के फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट का चयन किया है। अब ये कहानी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहरीन कंट्री का नाम है और बहरीन का जो वहां का नेशनल बैंक है उसका नाम क्या है? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही वहां पर नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है। अब जो कस्टमर के साथ ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है कि एक बैंक का किसी भी दूसरे बैंक में, सेम बैंक की किसी दूसरे बैंक में जाकर अपनी बैंकिंग सेवाएं दे सकता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी बनाती है? इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी ने बैंकिंग सेवाओं के लिए अपना बैंकों को एक फिनेकल फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इंडिया की जो कंपनी है इन्फोसिस, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कि बैंकिंग के लिए एक फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, उसका चयन किया अपनी बैंकिंग सिस्टम में फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर यूज करेगी। क्लियर हुई बात? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन एंड इन्फोसिस फिनेकल हैज सिलेक्टेड द इन्फोसिस फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में स्वीकृति दे दी है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन ये है, एचडीएफसी बैंक के नए एमडीसीओ किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, एमडीसीओ किसे अपॉइंट किया गया है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडीसीओ होंगे। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक के जो पुराने एमडीसीओ थे उनका नाम क्या था? आदित्य पुरी। अब आदित्य पुरी की जगह कौन लेंगे? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन नए सीईओ होंगे एचडीएफसी बैंक के। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो जो अरब का सबसे पहला देश बन गया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने जा रहा है, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई पहला ऐसा अरब कंट्री बन गया है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, यूएई की जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देने वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखिए, याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं। कोना 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 में भी क्या आता है और कोटक महिंद्रा में भी क्या आता है। तो कोना कोना उम्मीद जो कैंपेन है ग्राहकों के लिए जिसमें भारी डिस्काउंट वगैरह दिया जाएगा बैंकिंग सर्विसेज पर, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 2 month long campaign called कोना कोना उम्मीद टू लिफ्ट अप होप्स एंड optimism among its customer in the midst of COVID-19 pandemic। भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक पुनर्निर्धारित करके कहां आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो जो आईपीएल है जो इंडिया में होना था, अब इसको स्थगित करके कहां पर किया जाएगा? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो अब जो आईपीएल होना है वो कहां पर होगा? यूएई में होगा। स्थगित कर दिया गया और कब से कब तक होगा? 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए रिचुअल साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का नाम बताइए। इसका नाम है ई रक्षा बंधन। ई रक्षा बंधन। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने एक साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ई रक्षा बंधन नामक एक कैंपेन स्टार्ट किया है, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो ई रक्षा बंधन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक वर्चुअल जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है। तो आप उसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और उस कार्यक्रम का नाम क्या है? ई रक्षा बंधन। अगला क्वेश्चन है उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसे सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से कौन सा होगा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ठीक है। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इस मंत्रालय ने जो आदिवासियों के जो बच्चे हैं उन तक जो स्कॉलरशिप है वो डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई है। डीबीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कई बार आपके एग्जाम में डीबीटी की फुल फॉर्म आती है डीबीटी। जो स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलती है वो इन्होंने इनके बैंक खाते में पहुंचा दी है, डायरेक्ट इनके बैंक में ट्रांसफर कर दी, इसलिए इसको डीबीटी कहा जाता है। और डीबीटी की कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ चुकी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है। उस संगठन का नाम बताइए जिसे ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल एमएसएमई सक्षम लॉन्च किया है। एमएसएमई सक्षम पोर्टल सिविल के साथ किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन सीधा सा ये है। तो लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, सीडीबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। एमएसएमई सक्षम पोर्टल क्या है? ये एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है जहां पर एमएसएमई बिजनेस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज इस पोर्टल पर मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर मिल जाएगी एमएसएमई सक्षम पर। और ये किन दो प्लेटफॉर्म ने मिलकर लॉन्च किया है? ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी ने और सिडबी ने, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है। और सिडबी के जो हेड है, जो चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा। ये चीजें आपको याद रखनी है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल एमएसएमई सक्षम इन एसोसिएशन विद द ट्रांस यूनियन सिविल। द प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए ये लॉन्च किया गया है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके लिए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 27 जून। 27 जून। और इसके जो मिनिस्टर है, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है। और अगला है छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जो पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक ब्रिक्स की, जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देश मैं बताऊंगा ब्रिक्स क्या है, उन देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? रूस की अध्यक्षता में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है। इन 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया है और इनके अलग अलग मंत्री अलग अलग मीटिंग करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसके जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। और हर साल ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक समिट होता है। ये देश कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ब्रिक्स नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक एनुअल क्या है? समिट है, सम्मेलन है, वार्षिक सम्मेलन है, जो इसी तरीके से रोटेशन में चलता है। पहले साल ब्राजील कराएगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका।
2020 का जितने भी सम्मेलन होंगे रसिया की अध्यक्षता में होंगे और 2021 में जितने भी सम्मेलन होंगे वो इंडिया की अध्यक्षता में होंगे। तो 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रसिया। अब की बार जो साल है वो रसिया का था। वो जो एनुअल समिट है वो अभी पोस्टपोन होता जा रहा है, वो अभी तक हुआ नहीं है। ये मंत्रियों की बैठक है। लगभग ब्रिक्स की साल में 10-20 बैठकें हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो एनुअल समिट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भाई अभी अब की बार रसिया कर रहा है, रसिया से अगला क्या है, इंडिया है। तो अगले साल कौन करेगा, इंडिया करेगा, भारत करेगा। इंडिया विल होस्ट द 7th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021। अगला क्वेश्चन है सिडबी और सिबिल के सहयोग से हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का ही दूसरा रूप है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है, ठीक है, किसके लिए, एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने हाल ही में mpay.me यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। तो ये स्टार्ट की है मोबीक्विक ने। Digital wallet company MobiKwik has launched the mpay.me UPI link service that allow the users to send and receive money from UPI payment app। अब MobiKwik के जो यूजर्स भी हैं वो भी अब किसी भी ऐप के माध्यम से पैसे रिसीव कर सकेंगे और किसी भी ऐप को पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। ये जो पोर्टल है, ये लिंक सेवा है, किसने स्टार्ट की है, MobiKwik ने। MobiKwik ने क्या स्टार्ट किया है, mpay.me। तो ये थी आज की क्लास। 10 अगस्त तक के करंट अफेयर, 10 दिन के करंट अफेयर थे जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बैंकिंग के एग्जाम हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बैंकिंग की टर्म्स में इंक्लूड कर दी हैं। तो आई होप आपको कंप्लीट क्लास समझ में आई होगी। ऐसा ही हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा और डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो आप हमारी सोनीपत ब्रांच के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको बारे में भी वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।